न्यूरोट्रांसमीटर्स की हम बात कर रहे थे इससे पहले, जिसमें हमने बोला था कि न्यूरोट्रांसमीटर मेनली दो टाइप के हैं जो डीप में आप लोगों को पढ़ने हैं, या फिर जिनके एटलीस्ट नाम आपको थोड़े पता होने चाहिए। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसमें इंपॉर्टेंट है आपके एसिटाइल कोलाइन, एमाइन एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, एटीपी। साथ ही साथ बायोलॉजिकल जो है आपके बायोजेनेटिक्स के अंदर जो आते हैं, इसमें है एपिनेफ्रिन और डोपामिन जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, सेरोटोनिन। ये नाम मतलब काफी फेमस है, काफी सुने हुए होते हैं और इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन नामों का आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो जब हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस पे इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और फंक्शनल बेसिस पे भी इसको तीन तरह से डिवाइड किया जाता है। अब स्ट्रक्चर के बेस पे है तो तीन नाम है इसके, मल्टीपोलर, बायपोलर और यूनिपोलर। नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपोल यानी कि बहुत सारे पोल होंगे जो किसी एक से कनेक्टेड हैं। बायपोलर यानी कि दो पोल होंगे जो एक से कनेक्टेड हैं। और यूनिपोलर मतलब एक पोल है जो एक से कनेक्टेड है। वही इनकी डेफिनेशन है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेंड्राइट्स किसी एक सेल बॉडी के साथ कनेक्टेड होंगे। जैसे कि आपका ब्रेन है, मल्टीपोलर होता है। ब्रेन से जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं उनके डेंड्राइट्स आगे जाकर बहुत सारे अलग अलग न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ब्रेन के जो डेंड्राइट्स हैं वो बहुत सारी सेल बॉडीज के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स जैसे कि आपकी आंख और कान के होते हैं, बेसिकली इनके जो डेंड्राइट्स हैं, दो डेंड्राइट्स किसी एक सेल बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं। और यूनिपोलर वो हैं जो एक डेंड्राइट एक ही सेल बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। ये बहुत रेयर केसेस हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं। उसके बाद फंक्शनल बेसिस पे जो इनका कैटेगराइजेशन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सेंसरी या एफेरेंट, इंटरन्यूरॉन्स, या फिर मोटर और एफेरेंट। अब आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे कि कौन से का फंक्शन क्या है, कौन सा टुवर्ड्स है, कौन सा फ्रॉम है। सेंसेस का काम क्या है, जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो क्या काम करते हैं, किसी चीज को सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, यानी कि सेंस करने के बाद टुवर्ड्स द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उस सिग्नल को लेकर जाने का काम करेंगे। कौन? सेंसरी नर्वस सिस्टम, जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस करके पहुंचाएंगे, अफरेंट मतलब लेकर जाएंगे, अफर करेंगे उसको। तो सेंसरी या अफरेंट न्यूरॉन्स जो है वो टुवर्ड्स सीएनएस सारे सिग्नल को लेकर जाएंगे। इंटर न्यूरॉन्स वो हैं जो ब्रेन और स्पाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। मोटर और इफेरेंट न्यूरॉन्स वो हैं जो सीएनएस से उसको लेकर पूरी बॉडी तक आएंगे, ताकि आपकी बॉडी मोटर फंक्शन कर सके, बॉडी मूवमेंट कर सके। जितना भी, ये चीज पहले भी मैंने बताई थी कि जितना भी आपका मस्कुलर मूवमेंट होता है, स्केलेटल मूवमेंट होता है, या फिर आपकी कंप्लीट बॉडी का जो मूवमेंट है उसको मोटर मूवमेंट के अंदर काउंट किया जाता है। तो मोटर, यहाँ पे अगर न्यूरॉन्स की बात की जा रही है तो ये कौन से न्यूरॉन्स हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी, हमारा जो फिजिकल सिस्टम है वो मूवमेंट कर पा रहा है। तो ये मोटर या एफेरेंट न्यूरॉन्स जो हैं वो सीएनएस से, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके सिग्नल को लाकर पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देंगे। तो इस तरह से टाइप ऑफ न्यूरॉन को आप ध्यान रखें कि स्ट्रक्चरल बेसिस पे तीन तरह का है और फंक्शनल बेसिस पे भी तीन तरह का है। आगे आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, बाकी इसकी नीड नहीं है, बट मैंने आप लोगों के पढ़ने के लिए ये आपको नोट्स में दे दिया है कि सेंसरी नर्व्स क्या है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में जो डोर्सल साइड है उस पे एंटर करती हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है। अगेन इसमें एच शेप की, अगर ध्यान हो आप रिवाइज कर पाए इसको, ग्रेइश मटेरियल होता है जिसके बीच में से आपके नर्व्स जो है वो निकलते हैं, नर्व फाइबर के ट्रैक इसी में एडजस्टेड रहते हैं, और इसके बाहर से ही आपकी जो स्पाइन की वर्टेब्रा होती हैं वो कनेक्टेड रहती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के इस स्ट्रक्चर में जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल साइड पे एंटर करते हैं वो आपके सेंसरी नर्व्स होते हैं, और इनके रूट जो है उसको गैंग्लिया कहा जाता है। ये गैंग्लिया नाम इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। मोटर नर्व्स वो हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को एग्जिट करते हैं वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल साइड मतलब आउटर साइड पे, और इसमें जो सेल बॉडीज हैं वो ग्रेइश मटेरियल के साथ कनेक्टेड रहती हैं। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोटर न्यूरॉन सोमैटिक और ऑटोनॉमिक दो टाइप के होते हैं। अगेन उसी को यहाँ पे रिपीट किया गया है।
मोटर नर्व जो है उनका साइज दो तरह के होते हैं, एक लार्जर होते हैं और एक स्मॉलर होते हैं। जो लार्जर हैं वो अल्फा मोटर नर्व के नाम से जाने जाते हैं, जो स्मॉलर हैं वो गामा मोटर नर्व के नाम से जाने जाते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? जो लार्जर फाइबर हैं वो जल्दी यानी कि फास्ट कंडक्ट करेंगे किसी भी इम्पल्स को, किसी भी सिग्नल को, जबकि जो स्मॉल फाइबर्स हैं उनकी जो इम्पल्शन रेट है वो थोड़ी सी कम होती है। दूसरा, जो लार्ज फाइबर्स हैं वो मसल फाइबर को भी इन्वर्टिब्रेट करते हैं, इनर्वेट करते हैं, उसको प्रोवोक करते हैं, जो थिक और थिन फाइबर्स हैं मसल्स के अंदर उनको मूव करने के लिए। जबकि जो गामा मोटर नर्व्स हैं जो स्मॉल वाले हैं वो पूरे मसल को या मसल फाइबर को रेगुलेट नहीं कर सकते, वो केवल मसल फाइबर्स में स्पिंडल्स यानी कि छोटे छोटे पिंच दे सकते हैं। जैसे कई बार आपको महसूस होता होगा कि बैठे बैठे अचानक से हाथ में किसी नर्व में एक पिंच सा हो रहा है, तो वो पिंच जो है वो इस स्मॉलर फाइबर के कारण होता है। जबकि आपका हाथ अगर अचानक से मूव हो जाए या फिर हिल जाए किसी जगह से, आप इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री उसको हिला रहे हैं, तो वहां पे आपके लार्ज फाइबर्स जो हैं, जो अल्फा मोटर नर्व्स हैं, वो एक्टिवेटेड रहते हैं, जो कि मोटर नर्व का हिस्सा है। तो इस डायग्राम के माध्यम से ये जो सामने आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ जो है, इसके बेसिस पे इसी तरह का एक चार्ट बना के आप पूरे न्यूरॉन सिस्टम को एक ही पेज में याद कर सकते हैं। जैसे कि न्यूरॉन्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी प्रदान करते हैं, एक्शन पोटेंशियल इनके थ्रू जनरेट होता है, या फिर नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है वो 0.5 से 130 माइक्रो सेकेंड्स होती है। ठीक है, दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व टिश्यूज होते हैं जिसमें न्यूरोग्लिया या फिर गैंग्लिया नाम की चीजें आती हैं। पार्ट्स की अगर बात करें तो तीन बॉडी पार्ट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे तीन तरह के, फंक्शनल बेसिस पे तीन तरह के। तो इस तरह से आप इस तरह के चार्ट बना के अगर चीजों को याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए इन चीजों को याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि नाम थोड़े अजीब अजीब से होते हैं तो फिर इनको याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब इन नर्व की जो प्रॉपर्टीज है, अगर आप इसके फंक्शन देखें तो ये क्या क्या फंक्शन अभी तक कर रही है। पहला काम नर्व्स कर रही हैं कि वो किसी भी उत्तेजक के प्रति रिस्पॉन्ड कर रही है, यानी किसी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और दूसरा, जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उनको एक्सॉन्स में ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। तो इन दोनों चीजों का जो नाम है, रिस्पॉन्ड करने का जो नाम है वो है इरिटेबिलिटी, और कंडक्ट करके उसको एक्सॉन तक पहुंचाने का जो नाम है वो है कंडक्टिविटी। नामों का खेल है, बाकी ये कि प्रोसेस ऑलमोस्ट वही है जो हम फर्स्ट डायग्राम के थ्रू देख चुके हैं। ये अभी जो आप लोगों को मैंने एक वीडियो शो किया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसी को समझाया गया है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। जब आपके सॉरी, जब आपके न्यूरॉन्स रेस्ट में हैं, कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो सेल के अंदर और सेल के बाहर एक डिफरेंस बना हुआ है आयंस का। वो डिफरेंस जो बना हुआ है वो डिफरेंस क्या है? सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है। एनायंस जो है आपके नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, और मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में पोटेशियम सोडियम से ज्यादा है। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप आपका सोडियम को बाहर की तरफ मूव करता है और पोटेशियम को अंदर की तरफ मूव करता है। ये वही सारी चीजें हैं जो भी आपने उस वीडियो के थ्रू देखी, जो मैंने अभी आपको शो करी थी एक छोटी सी क्लिप। अब यही इस डायग्राम में सामने दिखाया गया है। अब आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं उस वीडियो के साथ जो आपने अभी देखी थी, कि अभी ये क्लोज्ड है, जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ से आपका सोडियम अंदर आएगा। अभी इसको इनएक्टिवेटेड लिखा है, इसका मतलब सोडियम अंदर आ चुका है। तो इस तरह से ये इनवर्ट टू आउटवर्ड सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? कि जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होगा सोडियम अंदर की तरफ जाएगा, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा और जो फ्लो है वो रुक जाएगा। फ्लो रुकने का मतलब क्या है? अभी आपने वीडियो में देखा था ना कि जैसे ही सोडियम के तीन जो पार्टिकल्स थे वो बाहर की तरफ गए तो चैनल ऊपर की तरफ खुल चुका था, और उस ऊपर की तरफ खुलने में आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम चैनल खुल गया था। सोडियम के लिए तो बंद हो गया था लेकिन पोटेशियम के लिए वो चैनल खुल चुका था, और पोटेशियम आपका फिर बाहर से अंदर की तरफ आने लगा था। तो इसका नेट इफेक्ट जो है वो क्या होता है?
पहले डीपोलराइज होता है, फिर रीपोलराइज होता है, फिर डीपोलराइज होता है, फिर रीपोलराइज होता है। मतलब पहले जो पोल्स बने हुए हैं वो हटते हैं, उसमें फिर से पोल्स बन जाते हैं, फिर पोल हटते हैं, फिर पोल बन जाते हैं। इसी के कारण एक इलेक्ट्रिकल फ्लो यानी कि चार्जेस का फ्लो होता है, जिसको आयनिक फ्लो बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं बोलते हैं, क्योंकि आयंस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे हैं। आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में छोटा सा फर्क होता है। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप के कारण जो मेम्ब्रेन है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स बाउंडेड हैं, वो एटीपी को यूटिलाइज करते हुए सेल मेम्ब्रेन का जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसको मेंटेन करती है, और साथ ही साथ सोडियम और पोटेशियम के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी स्टैब्लिश करती है। यानी कि सोडियम और पोटेशियम का जो सांद्रता का घनत्व है, सांद्रता की जो प्रवणता है, उसको भी स्टैब्लिश करती है। और यहीं से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसको आप इस माध्यम से समझ सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिटवीन टू टाइप ऑफ आयंस इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। और ये काम क्या करता है, इट विल ट्रिगर द एक्शन पोटेंशियल। जो आपका पोटेंशियल है उसको ट्रिगर करने का काम करेगा। नीचे एक डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, डायग्राम किस चीज का है। सोडियम और पोटेशियम पंप जिस वक्त इनएक्टिवेटेड है, रेस्टिंग पोजीशन में है, उस वक्त जो वोल्टेज है, जो आपकी सेल की पावर है, एक एनर्जी लेवल है, वो कितना है। रेस्टिंग स्टेट में ये ऑलमोस्ट अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक थ्रेशोल्ड मिलता है, एक एनर्जी मिलती है एटीपी के थ्रू, वैसे ही ये चैनल गेट ओपन होता है और डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एक मैक्सिमम लेवल तक डीपोलराइजेशन होता है, यानी कि वो जो चैनल गेट था आपका वो ऊपर की तरफ खुलने लगता है। ऊपर की तरफ खुला, ये वाला जो पोर्शन है ये शो कर रहा है कि सोडियम बाहर चला गया है और पोटेशियम अंदर आ गया है। अब पोटेशियम अंदर आ गया है तो अगेन वो चैनल गेट बंद होने लगेगा, और फिर से आपका जो सिग्नल है वो रेस्टिंग की तरफ जाने लगेगा। तो इस तरह से ये रेस्टिंग पोटेंशियल जो है एक वेव फॉर्म में काम करता है। और इस वेव फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक मिनिमम लिमिट है, कितना ये मिनिमम जा सकता है, कितना मैक्सिमम जा सकता है। तो इस मिनिमम वाले को, जो मैक्सिमम मिनिमम जा सकता है, उसको हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट कहा जाता है। थ्रेशोल्ड उसको कहा जाता है जिसके मिलने पर ये चैनल गेट्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीजें बस याद रखने वाली हैं कि एक्शन पोटेंशियल में एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, जिसके मिलने पर ही ये सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, और एक मिनिमम पोटेंशियल है जिससे डाउन पोटेंशियल नहीं हो सकता। इसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बारी आती है। ये आपके टॉपिक का एक सिलेबस है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं मस्कुलर सिस्टम में। तो मैं सीधा इसका डायग्राम दिखा के आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इस तरह से आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक न्यूरॉन है जो आपको सामने दिख रहा है। न्यूरॉन के नर्व एंडिंग्स हैं, इन नर्व एंडिंग्स के साथ ये आपका मसल फाइबर जुड़ा हुआ है, जो मोटर आपका फंक्शनिंग करेगा। ये मसल फाइबर आपके जुड़े हुए हैं। तो इन मसल फाइबर्स के साथ यहाँ से, इन पॉइंट से जो मोटर एंड प्लेट्स हैं, यहाँ से जो फंक्शन जनरेट होगा, यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होगा, वो सिग्नल क्या होगा, एसिटाइल कोलाइन का सिग्नल होगा, जो हमने पीछे मस्कुलर जंक्शन वाली वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पे जो आपका ये सिग्नल है, यहाँ से मसल फाइबर के अंदर जाएंगे और मसल फाइबर में वो क्या छोड़ेंगे, एसिटाइल कोलाइन नाम का केमिकल छोड़ेंगे, तब जाके मसल के अंदर थिक और थिन फिलामेंट का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो पाएगा। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वही वाला है जो मसल्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम दोबारा डीप में नहीं देखेंगे। यही डायग्राम था पीछे भी, अगर आपको ध्यान हो। पीछे से एक ये बल्ब शेप का आपका न्यूरॉन का सिग्नल आ रहा था। ये न्यूरॉन ने क्या किया था, बहुत सारे सिग्नल जनरेट किए थे। इन सिग्नल का जैसे ही एंट्री हुई मसल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर, तो मसल फाइबर में बहुत सारे सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम वाले आयंस जो है वो आपके जनरेट हुए थे। इस जंक्शन को ही हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, जो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में होता है। ये जो ब्लू ब्लू से आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, कैल्शियम आयंस हैं या एसिटाइल कोलाइन आयंस हैं, जितने भी आपके मसल्स के थिक और थिन फिलामेंट के मूवमेंट के लिए जरूरी
है। ये वही वाला डायग्राम है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है जस्ट। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये भी आपके इसमें नर्वस सिस्टम के उसमें एक टॉपिक था। इसके आगे वाले 2 टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है।